नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक आई बाढ़। भारत ने इस साल मौसम के कई हैरान करने वाले बदलाव देखे हैं। जहां भारत के कुछ हिस्सों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में हो रही जबरदस्त बारिश ने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। आइए पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह बाढ़ ने देश के कई राज्यों में तबाही मचाई है, और फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाढ़ और सूखे का क्या कुछ हाल है। हम आप वीडियो वॉल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें उन राज्यों में क्या कुछ हाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर, हम आपको भी दिखाएंगे कि जिस तरह से वहां पे नदियां उफान पर हैं, कई बांध जो हैं वो टूट गए हैं। और ये पालमपुर की आप तस्वीरें सबसे पहले देखिए। पालमपुर में ये हाल है। लगातार वहां पे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे जो सड़क संपर्क है वो राज्य के बाकी हिस्सों से टूट गया है। कई जगह भूस्खलन की खबरें आई हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में जो है 2 लोग घायल भी हुए हैं। और ये आप लगातार तस्वीरें पालमपुर की। अब ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की बात, ये पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उसके ऊपरी जो क्षेत्र है किन्नौर, वहां आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें। और हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे किस तरह से कहीं बाढ़ और कहीं सूखे की मार जो है वो भारत लगातार झेल रहा है। कई राज्यों में स्थिति जो है ये लगातार गंभीर है। और हिमाचल प्रदेश में जैसा कि हमने आपको बताया, चंबा की बात, कुल्लू की बात, ये चंबा की बातें हैं, ये तस्वीरें हैं। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बरसात है वो भयंकर बारिश भयंकर हुई है, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले और भी 2-4 दिनों में यहाँ पे बारिश होने की यहाँ पे संभावना है। और लगातार जो वहाँ की नदियाँ हैं वो वहाँ पे उफान पर हैं। चंबा की बात कर लें, कुल्लू की बात कर लें, मंडी की बात कर लें, शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर, ये कुल्लू की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वहाँ पे नदी को पार कर रहे हैं, जान को अपने हथेली पर लेके। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, और ये सारी तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से इस बार मॉनसून ने रौद्र रूप अपना दिखाया है। और ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तस्वीरें, लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पे, और उसके बाद से रास्ता को साफ किया जा रहा है, और उसके बाद से जो यातायात है वो ताकि सुचारू रूप से चल सके। ये आप धर्मशाला की तस्वीरें देख पा रहे हैं। और लगातार हिमाचल प्रदेश में और उत्तरी राज्य जितने भी हैं, ये अब मैं चलूंगा आपको उत्तराखंड लेके। उत्तराखंड की आप ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड में, और जिस तरह से वहाँ पे उत्तराखंड में उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नदियाँ जो हैं वो उफान पर है। लोग रस्सियों के सहारे जान जोखिम में डालकर इन रास्तों को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है, किस तरह से रौद्र रूप वहाँ की नदियाँ जो है वो धारण कर रखी हैं। और लगातार पहाड़ी राज्यों में बारिश हो रही है। और इसके बाद आपको हम दिखाएंगे दिल्ली की तस्वीरें। दिल्ली में भी लगातार झमाझम बारिश पिछले 1-2 दिनों से हो रही है। आज भी कई जगह बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई थी, कल दिन भर बारिश हुई है। और इसकी वजह से दिल्ली का जो पारा है वो अमूमन 30-31 के आसपास आ गया है। और जो अच्छी बात वो ये है कि अब जो यहाँ का जो एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है, एयर इंडेक्स का, पॉल्यूशन इंडेक्स का, वो काफ़ी कम हो गया है। आप अच्छी हवा में इस वक्त दिल्ली में सांस ले सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी तस्वीरें दिल्ली से। यहाँ पे मौसम साफ़ हो गया है, हवा साफ़ हो गई है, लेकिन यहाँ भी मौसम जो है, बदरा जो है वो लगातार छाए हुए हैं। हमने परसों भी देखा, हमने कल भी देखा, और आज भी दिल्ली एनसीआर के कई सारे इलाकों में जो है वो बदरा छाया हुआ है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, और इस बारिश की वजह से कई जगह जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। तो लगातार उत्तरी राज्यों में हमने आपको दिखाया, हिमाचल प्रदेश की बात हमने की, हमने उत्तराखंड की बात की, और अब बात दिल्ली की। और ये अब राजस्थान अमूमन आप जानते होंगे कि काफ़ी गर्मी वहाँ पे पड़ती है, लेकिन ये बूंदी की तस्वीरें देखिए। वहाँ पे जो नदियाँ हैं, खासकर लूनी नदी की बात करें, और फिर बाकी जो और भी नदियाँ हैं, वो लगातार कहा जा रहा है कि कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद इस बार राजस्थान में जमकर बारिश हुई है, और वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान के कई ज़िले जो हैं वो बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। लगातार वहाँ पे राहत और बचाव का कार्य जो है वो किया जा रहा है। ये
उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान ये और शिवपुर की बात, मध्य प्रदेश की बात करें, आप जान रहे हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में जो वहाँ की जो तमाम नदियां हैं, अच्छी बारिश हुई है, जोरदार बारिश हुई है, औसत से कहीं ज्यादा बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। और इस वजह से अब ये शिवपुर की तस्वीर देखिए, लोग कमर तक पानी में डूबे हुए हैं और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पंजाब आप देख सकते हैं, जो भाखड़ा नंगल डैम है, वहां से लगातार पानी को छोड़ा जा रहा है और इस पानी के छोड़े जाने की वजह से हरियाणा और पंजाब में लगातार जो दूसरी बाकी नदियां हैं वो उफान पर चल रही हैं और उसकी वजह से लगातार जनजीवन परेशानियों में दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। ये पंजाब की तस्वीरें, भाखड़ा नंगल डैम से जो है वो पानी छोड़ा गया है। अधिक मात्रा में पानी बारिश होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं पूर्वी राज्य ओडिशा के बोलांगर की ये तस्वीर है। वहाँ भी जो नदियां हैं वो लगातार उफान पर हैं। बारिश हुई है, तूफान की वजह से बारिश की वजह से आप देख सकते हैं घर डूब गए हैं, पेड़ उखड़ गए हैं, जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं और लगातार ओडिशा में भी जो है वो स्थितियां सामान्य नहीं हैं। ओडिशा में भी इस बार कहा जा रहा है कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार ज़्यादा बारिश हुई है। और ये आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की आप ये तस्वीरें देखिए। विजयवाड़ा में भी कहा जा रहा है कि इस बार वहाँ भी, आंध्र प्रदेश में भी लगातार हमने देखा कि पिछले सालों में वहाँ सूखे की स्थिति से इस राज्य को दो चार होना पड़ता था, आंध्र प्रदेश की बात करें तो। लेकिन इस बार वहाँ की जो तमाम जो नदियाँ हैं, कृष्णा, गोदावरी, ये तमाम नदियाँ भयंकर पानी से लबालब भरी हैं, उफान पर हैं और लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये विजयवाड़ा की तस्वीरें, जो डैम से लगातार पानी को छोड़ा जा रहा है और जिसकी वजह से जितने भी जो राज्य हैं उनके तमाम हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। ये केरल के मल्लपुरम की आप तस्वीरें देख सकते हैं और केरल के मल्लपुरम में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ये मल्लपुरम कवल्लापुरा में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं और यहाँ पे सेना और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पे मौजूद हैं। और आपको हम ये तस्वीरें दिखाई किस तरह से बाढ़ से जो प्रभावित राज्य हैं उनकी। और ये आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाया किस तरह से बाढ़ से कुछ राज्य प्रभावित है। लेकिन ये मैप भारत का आप देख सकते हैं, ये जो हाइड्रो डिपार्टमेंट डिवीज़न है नई दिल्ली, ये 18 अगस्त 2019 की ये भारत की तस्वीरें। और इसमें आप देख सकते हैं कि जिन राज्यों में औसत से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, आप ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये आप राज्यों की देखिए स्थिति। और जिन राज्यों में बारिश जितनी होनी चाहिए वहाँ कम है, जिसमें कि आप पश्चिमी राज्य गुजरात की बात कर लें, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात है, ये कर्नाटका की बात है। कर्नाटका में कुछ एक हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अधिकांशतः जो हिस्से हैं वो सूखे की चपेट में हैं, वहाँ पे औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो नीली पट्टी है वो दिखाने के लिए काफ़ी है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 मिलीमीटर बारिश हुई है आंध्र प्रदेश में। और जिस तरह से ये लाल पट्टी दिखाने के लिए काफ़ी है कि इन राज्यों में जहाँ पे ये लाल पट्टी में जो दिख रहा है, गुजरात की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, ये इन सारे राज्यों में जितनी बारिश होनी चाहिए थे वो उतनी कम है। लेकिन एक जानकारी ये आ रही है कि मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट जो है अल डोरोडो, उसके मुताबिक कई सारी डेटा जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पिछले 72 घंटे के अंदर, ये बहुत ही अहम है इस बात को समझना आपके लिए और इस बात को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 72 घंटे के अंदर दुनिया की जिन 15 जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है उनमें से 8 भारत में है। आप समझ सकते हैं कि ये इस वक्त जो मौसम है बारिश का मौसम है और उसमें से 15 में से 8 जगहों पर भारत में बारिश हुई है। गुजरात के शहर नालिया में रिकॉर्ड 10.3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये पिछले 72 घंटों की बात करें तो। हालांकि गुजरात अभी भी वाटर डेफिसिट, रेन डेफिसिट इलाके के तौर पर दर्ज किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। गुजरात के ही ओखा में 6.54 इंच, राजकोट में 5.83 इंच और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में
जो पिछले 72 घंटों में बारिश की बात करें तो 5.59 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की बारिश। अब केरल की बात कर लें तो केरल के कोच्चि में जो है वो 4.97 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो लगातार ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी हैं। केरल के अलपुझा में 4.45 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से कहाँ बारिश अच्छी हुई है और कहाँ पे वाटर डेफिसिट, रेन डेफिसिट है। केरल के कोझिकोड की बात कर ले, यहाँ पे 4.5 इंच बारिश पिछले 72 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कई साल से बारिश में कमी के चलते, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं कि कई साल से बारिश में कमी के चलते तापमान बढ़ा है और मौसम के पैटर्न में भी लगातार जो है वो बदलाव देखा जा रहा है। और इस बात की यह गवाही है कि 1901 से आंकड़े देख लें तो 2018 यानी कि पिछले साल की बात हम कर रहे हैं, पिछले साल 2018 में ये 119 साल में सबसे छठा गर्म साल रहा। तो आप समझ सकते हैं 2018 और किस तरह से जलवायु परिवर्तन की बात जब हम करते हैं, ये तस्वीर और ये बातें सारी गवाही हैं। पिछले साल मॉनसून और प्री मॉनसून के दौरान भी तापमान सामान्य से अधिक रहा। ये 2018 की बात है। अभी जब ये मौसम चल रहा है उसके बाद ये डाटा आएगा किस तरह से 2019 को देखा जाए। लेकिन 2018 की बात करें तो मॉनसून और प्री मॉनसून के बावजूद भी जो वो साल रहा काफ़ी गर्म रहा। जून में जब उत्तर और मध्य भारत में गर्म हवाएं चल रही थी, चेन्नई में भयानक सूखा पड़ गया था और ये तस्वीरें हमारे आपके सभी के सामने है किस तरह से वहाँ पे हालात सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। और उसके वजह से सरकार ने ट्रेन के जरिए चेन्नई और उसके आसपास पानी पहुँचाने की कोशिश की। लगातार वहाँ पे कई लाख गैलन जो है वो पानी पहुंचाया गया ताकि जो मेट्रो सिटी है चेन्नई, उसके लोगों की प्यास बुझाई जा सके। उसके बाद देखिए केरल की पेरियार नदी और उसकी सहायक नदियां पांबा हो गई या फिर भरतपुजा और वायनाड पानी से, अगर अभी की बात करें तो ये पानी से लबालब है, पानी से भरी हुई है। और लगातार हमने जो आपको तस्वीरों में दिखाया था केरल में किस तरह से वहाँ पे लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पड़ोसी कर्नाटक में भी कावेरी की सहायक कबानी नदी में भी प्रचंड वेग है इस वक्त। और कर्नाटक में बात कर लें, केरल की बात कर लें, लगातार वहाँ पे तमाम जो नदियाँ हैं वो उफान पर हैं। उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक और तमिलनाडु के नीलगिरी में ज़बरदस्त बारिश के चलते इस वक्त बाढ़ से जो ये राज्य हैं, जो दक्षिण राज्य हैं, वो वहाँ दो चार हो रहे हैं। और ये काफ़ी डेटा अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत के पास दुनिया का 4% ताज़े जो फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, उसका सिर्फ 4% ही भारत के पास है। लेकिन भारत को दुनिया के 10 वाटर रिच यानी कि पानी के मामले में धनी देशों में गिना जाता है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अभी भी भारत को 10 जो वाटर रिच कंट्री हैं उसके तौर पे गिना जाता है। लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की भयानक कमी जो है वो देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किन किन राज्यों में हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त देखिए जलवायु परिवर्तन पर बने पैनल जो कि IPCC है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने अपने शोध में ये कहा है कि भारत अब पानी की कमी वाला क्षेत्र जो देश है वो बनता जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये रिसर्च के जरिए बातें आई है किस तरह से जो कभी वाटर रिच जो 10 कंट्रीज है उसमें भारत को गिना जाता है, लेकिन स्थिति अब उलटती जा रही है। अब देश में इस्तेमाल किया जा सकने वाला ताज़ा पानी हर साल 1122 क्यूबिक मीटर ही रह गया है। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि अब हर साल 1122 क्यूबिक फीट ही पानी जो है वो इस्तेमाल करने लायक रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक कितना रहना चाहिए आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ये करीब 1700 क्यूबिक मीटर होना चाहिए और अपने पास कितना है 1122 क्यूबिक मीटर। लगातार उसमें कमी आती जा रही है। भारत में साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो हिमालय के ग्लेशियर है। आप भी जानते हैं कि हिमालय में जो ग्लेशियर है वहाँ से जो मेल्ट होके जो ग्लेशियर्स हैं उसकी वजह से हमारे नदियों में पानी आता है। जो सोर्स है वो पानी का है। ग्लेशियर इस वक्त जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से पिघल रहे हैं और इसके चलते उत्तरी भारत के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो आप इस बात को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो हिमालयी राज्य हैं वो वाटर डेफिसिट, जबकि वहाँ पे और ज़्यादा पानी होना चाहिए, लेकिन वो सारे राज्य जो हैं वो वाटर डेफिसिट होते जा रहे हैं।
हम अब रुक करेंगे, हमारे सहयोगी योगेश शीतल हैं जो कि इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि मुंबई के कुछ इलाके जो है वो तो काफ़ी वहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन मराठवाड़ा जो है वो अभी भी सूखे की चपेट में है। योगेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, और हमने लगातार अपने रिपोर्ट्स के जरिए दिखाया भी कि किस तरह से अगर पूरे भारत की बात करें तो कुछ राज्य जो है वहाँ पे अच्छी बारिश हुई है और कुछ राज्य जो है वहाँ की जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, वहाँ सूखे की स्थिति है। और उन्हीं में से एक जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा है। क्या कुछ आपके पास इनपुट है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है, कब तक बारिश होने की यहाँ उम्मीद की जा सकती है, और अगर नहीं होगी तो फिर यहाँ का जो जनजीवन है वो कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, बहुत ही काफ़ी बृहद तरीके से आपने कई सारी चीज़ों को अभी आपने रखा। मैं अभी सुन रहा था आपको। देखिए, जो विषय आपने रखे हैं निश्चित तौर पे काफ़ी संवेदनशील विषय है और काफ़ी जो है रिलेट करता है पूरे देश को। अगर हम बात करें आबादी को रिलेट करता है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अगर हम विदर्भ को थोड़ा अलग अलग रख दें तो पूरा महाराष्ट्र का जो बाकी हिस्सा है विदर्भ के अलावा वो पश्चिमी भारत में आता है, और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो जो है उसी से यहाँ बारिश होती है। अब दिक्कत यह है कि जब मुंबई जैसे जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाके से जब मानसून जो है वो निकलता है मराठवाड़ा की तरफ या विदर्भ की तरफ, जो है हम कह सकते हैं कि उसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब वो निकलता है ईस्ट की तरफ, तो उसका जो स्पीड है, जो वेग है वो कम होता है, और यही कारण है कि वहां पे बारिश कम होती है। मराठवाड़ा एक तो हिल पे, वो जो मराठवाड़ा का इलाका है वो हिल पे है, और पूरा इलाका का बनावट इस तरीके से है कि वहां पे पानी ठहरती नहीं है, और जो पूरी व्यवस्था है वो वहां पे उस तरीके से जल को संरक्षित करने की वो नहीं हो पाई है। उसके कारण पे अगर हम जाए तो बहुत अलग अलग विषय है। करीब 32,000 करोड़ का इरिगेशन स्कीम हुआ है महाराष्ट्र में 1999 से 2009 के बीच में। तो वो एक अलग विषय है कि किस तरीके से करप्शन हुआ, किस तरीके से चीजें जो कि योजना में थी वो भी नहीं लागू हो पाई, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो मुख्य अगर प्राकृतिक अगर सोर्स की बात करें तो वहां पे बारिश कम होना वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर पे। आप यकीन कीजिए कि जो मुंबई में अगर आप सब्जी लेंगे, इवन अगर आप टमाटर कुछ दिनों पहले लेते तो वो टमाटर यहाँ पे 60-70 रुपए बिक रहा था, और जैसे ही कोल्हापुर और पुणे का जो सतारा जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहां पे जिस तरीके से बाढ़ का पानी कम होने लगा, वैसे ही टमाटर के भाव कम होने लगे। तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है यहाँ पे, और जो विदर्भ मराठवाड़ा का इलाका है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल ही है, पूरा एग्रीरियन। अगर आप 70% के अराउंड में देख लो तो पूरा कृषि वाला वो क्षेत्र है, चाहे वो मतलब कृषि के, अगर हम फ्रूट्स की अगर बात कर ले या वेजिटेबल्स की बात कर ले, सोयाबीन की बात कर ले, दाल की बात कर ले, ज्वार बाजरा की बात कर ले, ये सब चीजें जो वहां पे होती है। और ये इलाका पूरा मराठवाड़ा का, मसलन आप बीड ले लें, उस्मानाबाद ले लें, जालना, परभनी, नांदेड़, ये पूरा का पूरा परभनी, ये जो इलाका है, खास करके जालना की बात कर ले, जालना सबसे ज्यादा गर्म इलाका है वहां पे, और वहां पे बारिश जो है वो, अभी हम लोग वहां पे गए भी थे तो स्थिति काफी मतलब चिंताजनक रहती है वहां पे। और इसके अलावा अगर विदर्भ में जाए तो वहां पर स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर हम ईस्टर्न, अगर हम पूर्वी विदर्भ में जाए तो जैसे नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, ये सब अगर एरिया में जाए, या फिर अगर पश्चिमी, अगर हम यवतमाल तरफ आए तो वहां का जो क्लाइमेट है वो भी अनुकूल नहीं है, और अगर 2 बार कंसेक्यूटिव टर्म में अगर 50% से कम बारिश हुई तो वो अकाल की स्थिति रहती है और बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, फार्मर सुसाइड्स की खबरें आती है। और इस बार जो है, इस बार जो बारिश हुई 50% से कम हुई है, तो निश्चित तौर पे चिंताजनक है। अगर पूरे महाराष्ट्र की ओवरऑल बात करें तो सूखा और बाढ़, ये दोनों इस बार हम लोगों ने देखा है। हम लोग कोल्हापुर का बाढ़ देखा कि किस तरीके से ट्रैक जो है वो सबमर्ज हो गई, मुंबई की बारिश, ठाणे की बारिश हम लोगों ने देखा। इसके विपरीत मराठवाड़ा में जो एग्रीरियन क्राइसिस है वो एज इट इज है वहां पे, क्योंकि उसके अलग अलग कारण है। हालांकि कई सारी योजनाएं भी आई, लेकिन योजनाओं का क्या हुआ वो हमेशा सवाल के घेरे में रहता है। लेकिन योगेश, जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन इलाकों की आपने बात की, मराठवाड़ा की बात कर ली आपने, विदर्भ की बात कर ली, इन क्षेत्रों के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं जो कैश क्रॉप है, अगर मैं गन्ना की बात करूं, वो काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर उसको उगाते हैं। जी। और उसकी वजह से जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि जो वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो मेरा ये आपसे जानना होगा कि पॉलिसी लेवल पे क्या उन किसानों को जो कैश क्रॉप है, और खासकर मैं गन्ना की बात करूं, क्योंकि गन्ना में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और उसकी वजह से वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है, क्या उनके पास उनके सामने कोई और दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप गन्ना को छोड़ें और बाकी जो दूसरे कैश क्रॉप्स हैं जिनमें पानी की कम खपत होती है उसकी तरफ प्रोत्साहित करने की तरफ सरकार ने कोई कदम उठाया है?
देखिए असीम, गन्ना सिर्फ महाराष्ट्र में एक फसल नहीं है, बल्कि गन्ना जो है वो महाराष्ट्र में एक राजनीति भी है। अगर आप इसको शुगर बेल्ट यूं ही नहीं कहते, अगर आप पूरा बारामती का एरिया देख लीजिए या पूरा पुणे का एरिया देख लीजिए, जहां पे गन्ने का इतना ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन है, तो वो बेसिकली एक पॉलिटिकल लिंक है। आप इस चीज को समझिए, क्योंकि गन्ना यहाँ पे आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार की नीति तय कर सकती है, गन्ने की पूरी लॉबी है यहाँ पे, पूरी शुगर लॉबी है यहाँ पे, और वो पॉलिटिकल में उसका काफी इंटरफेरेंस है, काफी दखल है उनका। तो सरकार ने कई बार, देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कई सारे मौकों पर हम लोगों ने जब बात की है तो उन्होंने भी कई सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा है कि जब गन्ना की जो खेती है उसको किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से जो जमीन, जो हमारा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसको संरक्षित रखा जाए। लेकिन बीच में कंट्राडिक्शन ये है, विरोधाभास ये है कि जो पूरा इलाका है, अगर जैसे आप बीड की मैं आपको बात करता हूं, तो बीड में जितने भी लोग हैं, मतलब आप अगर बीड में जाएंगे जून जुलाई या मई के महीने में, आपको बीड ऑलमोस्ट खाली मिलेगा, सिर्फ आपको वहां पे सीनियर सिटीजन्स मिलेंगे। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सारे के सारे जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में आ जाते हैं, पुणे में आ जाएंगे, कुछ कर्नाटका चले जाते हैं, साउथ में जाते हैं वहां पे मजदूरी के लिए। तो देखिए, उनको या तो मतलब ऑप्शन दिया जाए, विकल्प दिया जाए। ये आसान होता है कहना कि आप ये चीज मत रोपिए, लेकिन उसके लिए विकल्प आप क्या दे रहे हैं, उसको कितना बैकअप मिल रहा है, कितना असिस्टेंस मिल रहा है और कितना एग्जीक्यूट हो रहा है, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। और ये चीजें कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही है। सरकार कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन ये चीजें सफल नहीं हो पा रही। यही कारण है कि हम देख रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो या फिर ग्राउंड लेवल पे जो माइग्रेशन का इशू है, तमाम सारे इशूज, आप मराठवाड़ा अगर आप पूरा घूमेंगे, अगर पूरा मतलब अगर आप सोलापुर से अगर एंटर करेंगे और उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभनी, नांदेड़ होते हुए अगर आप विदर्भ, उधर यवतमाल होते हुए विदर्भ निकलेंगे, तो आपको एक पूरा रफ आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से पूरा सुखाड़ की स्थिति है। छोटे छोटे ड्रिप इरिगेशन आपको दिखेंगे, कहीं आपको अनार का खेत दिखेगा, वो बहुत झुलमुला है। आप नासिक को अगर आप ले लिए, एक अलग रूट की अगर हम बात करते हैं, तो नासिक को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन जो है वो नासिक में होता है। लेकिन अब दिक्कत वहां पे यह है कि जो जमीन पे किसानों की जो समस्या है, वो या तो कम्युनिकेशन का गैप है या फिर वो चीजें उस तरीके से हो नहीं रही। हालांकि एक चीज मैं आपको आखिरी में ये चीज बताना चाहूंगा कि अभी देखिए, जो मराठवाड़ा जो मुख्य है वहां पे, जैसे औरंगाबाद है, जालना है, वहां पे ड्राईपोर्ट बन रहा है जालना में। ये एक टर्निंग पॉइंट साबित, नितिन गडकरी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वहां पे, तो ये एक माना जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि नागपुर से डायरेक्ट मुंबई के लिए जो फ्लो है मतलब प्रोडक्शन का, किसानों के लिए वो जो पूरा रास्ता है, वो समृद्धि महासमृद्धि मार्ग करके एक नाम उसको दिया गया है। वो अगर अभी जैसे बन भी रहा है वहां पे मार्ग, और साथ में ड्राईपोर्ट भी बन रहा है, ये दोनों चीजें हो जाने से बहुत चीजें बहुत स्तर पे ठीक होगी। और इसका काम फिलहाल वहां पे चल रहा है, तो पूरी नकारात्मक माहौल है, ऐसा भी नहीं है, सकारात्मक माहौल भी है मराठवाड़ा में, और चीजें जो है वो चल रही है। हालांकि अभी तो काफी गति भी आई है चीजों में, लेकिन जो इतिहास रहा है वहां का, जो अभी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 35,000 करोड़ के करीब इरिगेशन, इसके 35,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। 35,000 करोड़, कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हाथों हाथ निकल गए, तो उसका दुष्परिणाम जो है वो जाहिर सी बात है, उसको टाला नहीं जा सकता, उसका तो दुष्परिणाम जो है वो दिखता है। जी बिल्कुल। लेकिन योगेश, आखिर में एक आपसे सवाल ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक अभी बहस चल पड़ी है और लगातार संसद में भी इसको लेकर चर्चा हुई कि जो राज्य वाटर डेफिसिट हैं या फिर जहाँ पानी की बहुत कमी है, लेकिन उनके आसपास के राज्यों में अच्छी खासी बारिश होती है, वहाँ पे वाटर सरप्लस स्टेट है। एक बात आई कि नदियों को जोड़ने की बात आई, खासकर महाराष्ट्र की बात जब आती है, वहाँ भी इस बात को लेकर चर्चा होती है कि अगर आप नदियों को जोड़ देते हैं तो एक तो वाटर जो वेस्टेज होता है, जो बह के समंदर में चला जाता है, वो नहीं हो पाएगा, और जो किसान जिनको ये काफ़ी ज़रूरत है उन पानी की, उन तक पानी पहुँच पाएगा। इसको लेके अगर आप मुझे बता सकें, किस तरह की सोच है महाराष्ट्र सरकार की? देखिए, जो सुरेश प्रभु ने कहा जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, जो सुरेश प्रभु को काफी बड़ा दायित्व जो है एक तरीके से मिला था, और नदियों को जोड़ने का काम जो है मतलब उसमें बहुत शीर्ष भूमिका जो है वो अदा करे थे, और महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र इस मामले में हमेशा, महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, महाराष्ट्र को अगर हम कहें तो एक मेच्योर स्टेट है, और चूंकि वो एग्रीकल्चरल बेस है यहाँ पे, तो लोग एग्रीकल्चरल इशू पे काफी जो है वो सजग हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। जिस तरीके से नदियों को जोड़ने की बात है, देखिए महाराष्ट्र में नदियों का सोर्स है, गोदावरी है, सावित्री है, कई नदियां हैं, उनकी सहयोगी नदियां हैं, पूर्णा नदी है, जो मतलब नदियां हैं, डैम भी है। लेकिन दिक्कत यहां पे क्या है, जिस तरीके से अभी एक राज्य सरकार की भी योजना आई, जैसे जलयुक्त सेवर करके एक योजना आई, लेकिन जलयुक्त सेवर का इंप्लीमेंटेशन जो है, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हो पाया। अगर वो योजना अगर सही से चलती तो काफी निर्णायक साबित हो रही थी, और काम भी उसमें काफी अच्छे से हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकलिटीज रहती हैं, क्योंकि कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव डाइवर्जन उस तरीके से नहीं रहता है, कई बार ग्राउंड लेवल पे जो अलग अलग, चूंकि हमारा क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन है, क्योंकि हो सकता है एमपी अलग हो, वहां का
एमएलए अलग हो, एमएलए अलग हो सकता है, नगर सेवक वहां का अलग हो, नगर सेवक अलग हो सकता है, लोकल लीडर अलग हो। तो कई सारी चीजें कई बार नीचे जाके फंस जाती है। अब उस चीज को वहां की राजनीति किस तरीके से हल करती है, ये बहुत कलात्मक चीज होती है। और जो योजनाएं नदियों को जोड़ने की बात है, वो भी महाराष्ट्र में उस पर भी काम चल रहा है। कई जगह छोटे छोटे डैम भी बनाए गए हैं, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने के सरकार कई कदम यहां पे उठाई है। आप याद करेंगे 2016 में लातूर जो है पानी पहुंचाया गया था रेलवे, जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि चेन्नई में जिस तरीके से पानी, उस तरीके से यहां पानी भी पहुंचाया गया। तो सरकार काफी मतलब सक्रिय और सक्रियता काफी बड़ी भी है बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो सक्रियता काफी बड़ी। इसी का नतीजा है कि जलयुक्त सीवर जैसी योजनाएं आई है। अभी वर्ल्ड बैंक आया था यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक ने भी इस बारे में बात की थी और तारीफ की थी। तो योजनाएं यहाँ पे आई है, अब इंप्लीमेंटेशन कितनी स्पीड में होता है, ये सब चीज जो है, ये सब कई चीजों पर ये सब चीजें ध्यान देने की। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश मुंबई से हम तक जुड़ने के लिए। लेकिन जो तस्वीर हमने आपको इन वीडियो वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्थितियां हैं, हमने दिखाया आपको कहीं पे भयंकर बाढ़ है, उत्तरी जो राज्य हैं लगातार, और दक्षिण के कुछ राज्य हैं वहाँ भी भयंकर बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं हमने आपको एक ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से इसी देश में कुछ राज्यों में अभी भी जो जितनी मात्रा में बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, वाटर डेफिसिट अभी भी वहाँ पे है, और उसको हमने रेड मार्क के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से जो असमानता है मानसून की, कि कहीं आप भयंकर बाढ़ देख रहे हैं, भयंकर बारिश देख रहे हैं, और कहीं पर भयंकर सूखे की स्थिति है। इसके पीछे एक जो संदेश है वो ये कि हमें और आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे आप और हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से अदा करें, ठीक से अदा करें। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी कई बार किया है कि अगर आप अपने आसपास के पर्यावरण को ठीक रखेंगे तो ये पर्यावरण भी आपका ख्याल रखेगा, और अगर आप नहीं रखते हैं ख्याल तो ये जो तस्वीरें आपने देखी वो और भी भयावह आने वाले दिनों में हो सकती है। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।